अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। गढ़ी खुदाबख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इसी साल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की तैयारी करें। ना अहल हुक्मरान से निजात का वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं किया गया? हुक्मरान सिर्फ करप्शन की कमाई को बचाने की फिक्र और पनामा केस की परेशानी में है। बिजली की निर्ख में इजाफा। बिजली के महंगे निर्खों ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 7 अप्रैल को एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान। और पाकिस्तान में महंगाई के हाथों परेशान हाल अवाम। करप्शन की वजह से गुर्बत और महंगाई की शरह में इजाफा। मार्च में अशिया की कीमतों ने आसमान छू लिया। खुराक 5% महंगी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे गढ़ी खुदाबख्श की, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी आज मनाई गई है। और वहाँ ख़ास तौर पर बात की गई, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीर बरसाए हैं तनकीद के हुक्मरानों पर। जी हाँ, वफाक की यानी मुस्लिम नून के बारे में जो गुफ्तगू हुई है इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब 20 करोड़ आवाम को धोखा नहीं दे सकते। इसी साल इलेक्शन के लिए अवाम तैयार रहें। ना अहल हुक्मरानों से निजात का वक्त आ गया है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं किया गया? इस पर गुफ्तगू हमें ज़रूर करनी है, लेकिन बात साथ साथ ये भी है कि तनकीद बराए तनकीद की बातें हो रही हैं। सिंध के अवाम के लिए अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है, ये सवाल हम आज ज़रूर पूछेंगे कि इस तरह के जो जलसे होते हैं, इस तरह की जो तकरीबात होती हैं, उन तमाम में तनकीद की जाती है हुकूमत पर। यानी कि सिंध हुकूमत वफाक पर तनकीद करती है। वफाक की अगर हम बात करते हैं तो वो तनकीद करते हैं कि जनाब बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टांगें खींच रहे हैं, हमें काम करने नहीं दे रहे। अब जबकि आवाम के हकीकी मसाइल की जानिब बिल्कुल तवज्जो किसी की भी नहीं है। हुक्मरानों की अगर बात करें, आगे चल के प्रोग्राम में हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह आवाम के हकीकी मसाइल से सरफ नज़र किया जा रहा है, ऐसा क्यों है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी पर जो खताबात हुए हैं धुआंधार किस्म के, उस पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मंदोखेल साहब, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी और इस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद के जो तीर बरसाए हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसी साल इलेक्शन के लिए कौम तैयार रहे। आसिफ अली जरदारी सर, 2018 में इलेक्शन होने हैं, 2017 इस वक्त है, इसी साल इलेक्शन का साल करार दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने। सर, इसकी क्या कबल वक्त इंतखाबात क्यों नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ पानामा का जो डिसीजन आएगा उसके हवाले से मियाँ साहब अखलाकी तौर पे इस्तीफा देंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है पार्टी से हटके ये अखलाकी तौर पे इस्तीफा देंगे, और जब इस्तीफा देंगे तो कबल अज वक्त इलेक्शन का रामवार सर, हो आपका जाएगा। ये ख्याल है मंदोखेल साहब, अखलाकी तौर पर वो इस्तीफा देंगे? अखलाकियात की सियासत आप समझते हैं हमारे यहाँ जिस तरह के जो हालात हैं जी इसमें तो? बिल्कुल। जी बिल्कुल हमने जो बात की है उस पर डटे रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटे रहे हैं। जो इससे पहले जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि जरदारी भागी है दुबई और फिर वापस नहीं आएगा, इन सेट बजाने के लिए हमने इन सेट भी बजा लिया है, वापस भी आए और पाकिस्तान की सियासत में कदम भी रखा और डट के मुकाबले भी करे मुखालफिन के साथ। नहीं, वो देखिए, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो करते हैं मैं उनकी, हम कम से कम हमारे चैनल में शामिल नहीं है। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह आपने अखलाकियात की बात की कि जनाब इस साल इलेक्शन होंगे, और आपकी ज़ाती राय थी कि नवाज शरीफ साहब अखलाकियात के दायरे में रहते हुए इस्तीफ़ा भी दे देंगे, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। सिंध में बहुत सारे बड़े बड़े सानियात हुए हैं, उसके बावजूद इस्तीफ़ा तो किसी ने नहीं दिया। तो आपको क्यों लगता है कि जिसमें सज़ा भी नहीं हो सकती, लगता ही है वज़ीर आज़म साहब को, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं अखलाकियात का तकाजा ये है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे? देखिए, इससे पहले जितने पाकिस्तान में हादसा हुआ है, चाहे रेलवे का हुआ है, चाहे रोड का हुआ है, चाहे किसी और कुदरती आफात का हुआ है, उनकी वजारत का वजीर ने किसी तौर पे किसी ने अखलाकियात के तहत कोई इस्तीफा नहीं किया है। जबकि बांग्लादेश और इंडिया और पड़ोस में और यूरोप अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ इसी तरह की हादसा के ऊपर जो वजारत या वजीर होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं।
ये तो बात आप सही कर रहे सर हैं, लेकिन इस्तीफा बात तो ये दूर की बात है, हमारे यहाँ तो इख्तियारात नहीं देते ताकि कोई काम ना कर ले अवाम की नहीं बेहतरी का। नहीं, इख्तियारात अगर आपकी शरारत जो है ना वो एनक्यूएम की तरफ है और कराची की मेयर की तरफ है, तो वो सिर्फ एक ड्रामा खेल रहे हैं इलेक्शन के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इनके पास इख्तियारात नहीं थी तो 100 दिन का सर वो प्लान किस बात के लिए? तरबिया या अलमिया ड्रामा भी अगर है तो अवाम के लिए कर बिल्कुल, रहे हैं। ये इलेक्शन कम्पेन अवाम का के एनक्यूएम मसाइल का हल होने ड्रामा चाहिए है सर, और ड्रामे उनको करने से पास अवाम के जो है मसाइल हल होते हैं उनकी तो करने दीजिए ना, आप देखिए अख्तियारात दे दें। 55 करोड़ वो सैलरी की मद में ले रहे हैं, झाड़ू मारने के इनके पास पैसे नहीं है। और 5 करोड़ रुपए की नियामतुल्लाह और दूसरे ने मुस्तफा कमाल ने बनाया, इसी एमक्यूएम ने बना दिए, मगर उसको चौकीदार और उनको पानी देने के लिए 5,000 रुपए तनख्वाह चौकीदार के उनके पास नहीं हुआ था। तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? क्या हम पढ़े लिखे हैं, वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि ये कितना दहशतगर्दी फैलाई उन्होंने, कितने कत्ल अच्छा गारत अवाम किए, कितने अवाम टारगेट सर किलिंग अवाम किए, कितने पार्कों पे कब्जे किए। जनरल मुशर्रफ ने जो मजे उनको खिलाया पीपल्स पार्टी वो हरगिज नहीं होने देगा। सर ये किस तरह तय होगा, जैसा आपने कहा अवाम उनकी बातों में नहीं आएंगे, पता कैसे चलेगा आपको? आपके सामने मेरा सवाल ये, आपकी तवज्जो से, आपकी चैनल की तवज्जो से मेरा सवाल है कि जब मेयर ने ये 100 दिन का प्लान दिया है, 100 दिन का मतलब ये पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, मैं 100 दिन में करके दूंगा। कराची के कचरे तो वही कचरे है। आप क्या यही वजीर आला का काम रह गया कि सर वो कचरे वसाइल नहीं नहीं उठा रहे? होंगे वो ये वजीर कहते आला हैं का काम मंदोखेल है साहब कि के वो वसाइल नकल नहीं है रखे, हमारे पास, वजीर आला का वसाइल नहीं काम है कि होंगे वो तो हम रोड भी कचरा बनाए। अगर कराची का वजीर कैसे आला ने सब उठाएंगे? कुछ करना है तो एमक्यूएम ने वो इलेक्शन अच्छा अगर ये मंदोखेल साहब, अगर अवाम आपने कहा ना कि जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं और कचरा नहीं उठा सकते, अगर अवाम या कराची वाले गलत फहमी का शिकार हैं तो जनाब वज़ीर आज़म ने कहा है, वज़ीर आज़म आए हैदराबाद में जलसे खिताब जो उन्होंने किया उस पर उन्होंने कहा कि कराची का कचरा नहीं उठ रहा है इन लोगों से। वज़ीर आला पंजाब ने कहा देखिए ये देखिए बात देखिए सिर्फ कराची की सिंध तक महदूद नहीं है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है इसको। आप एक साथ आप 10 सवाल करें। अगर आप वज़ीर सर आज़म एक का एक कर सवाल लेता करें हूँ, तो मैं जवाब तो उसका आपने अलग 10 के जवाब भी नहीं देता देने। हूँ, और अगर आपने एमक्यूएम को सवाल किया तो मैंने पूरी जवाब दे दिए। वज़ीर आज़म पूरा पाकिस्तान का है, जहाँ उनको कोई जलसा करके दे 200-400 लोगों का, वहाँ तो ये करोड़ों रुपए बांट देते हैं। उनको ये पूरा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ये ठटा और हैदराबाद का वज़ीर आज़म नहीं है। बेसिकली तो है वो लाहौर का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का तो है ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ उनको 200-250 लोगों का जलसा एक शादी हाल में करके देते हैं, वहाँ ही अरबों रुपए बांट देते हैं। उनका ख्याल नहीं है कि वो लड़काना को भी पैसे दे, शक्कर को भी दे और मेरपुर खास को भी दे, कोयटा को भी दे, जोक को भी दे, लोराई को भी दे, इन सब को दे। वो सिर्फ अपनी जो पंजाब है, अगर अगर कोई सर कोई वफाक एग्रीमेंट पर होता है तनकीद तभी तो पंजाब, आपके अगर कोई पार्टी के ऑरेंज लाइन चेयरमैन होता है साहब भी तब फरमा लाहौर, रहे हैं। अगर कोई वजीर आला जाता है तब भी उनका अपना भाई। सिंध तो उनको नजर ही नहीं आ रहा। सिंध का तो सौतेला सर सौतेलापन है। वफाक पर जिस तरह तनकीद की है आपने, मुसलसल तनकीद गुज़िश्ता 10 दिनों से हम देख मैं रहे तो हैं हो कर रही रहा है। हूँ, मेरी नहीं बात मैं सुनो। जानना ही चाहता हूँ आपसे सर, अवाम ये जानना ही चाहते हैं आपसे कि मुसलसल जो तनकीद कर रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर आप एक तरफ आपकी बात मान लिया जाए, सवाल ये है तनकीद तो आप कर रहे हैं, सिंध के जो हालात हैं उस पर आप नजरसानी करने को तैयार नहीं है। सिंध में कोई शहद और नहर की और शहद की आपको पता है सिर्फ कराची का जून से पहले 10 अरब रुपए का पैकेज है। आपको हर तरफ रोड की खुदाई और रोड के डेवलपमेंट सर 200 अरब मख्तस किए थे बजट में, तो आपने नहीं, कितना खर्चा किया कराची पर? आपने 10 3 अरब की महीने की बात 18-19 कर रहा हूँ। स्कीमें शुरू की, नाकिस पॉलिसी की वजह से आप पूरा मेरी बात शहर की सुनेंगे ट्रैफिक तो जैम रहती है। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी जी आपको भी और आवाम को भी। 10 अरब रुपए अगले 3 महीने में खर्च होना है। उसके अलावा जो बाकी बजट है वो अलग है। तो इस लिहाज से ये बजट अगर खर्च कर रही है कराची पे तो सिंध हुकूमत करे। कहाँ है वफाक, कहाँ है वज़ीर आज़म? आप ये चीज समझिए। अगर चौधरी सर 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए हैं, सारे काम वफाक ने तो नहीं करने। बिल्कुल वफाक के पास फंड है, वफाक के पास अदारे है, वफाक के पास जो एक पैकेज है, जहां वो पैकेज अपने जलसे जुलूस में खर्च कर रहे हैं, जहां अरबों रुपए वो टीवी के इश्तिहारात में खर्च कर रहे हैं, तो वो कहाँ है उसमें? सर आप ये बता दीजिए कि मेगा प्रोजेक्ट सिंध के, मैं आपसे 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूं कादिर मंदोखेल साहब, तो नाम लीजिए कुछ। ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 100 मोदी की दरखास्त की है। वो दरखास्त मैंने ये की है कि ये अरबों रुपए टीवी के इश्तिहारात पे और अमन पसंद जो मनपसंद उनके टीवी चैनल है उनको अरबों रुपए दे के 10 अरब रुपए से ज्यादा ये अभी तक टीवी चैनल को इश्तिहारात की मद में दे चुके हैं। अगर ये 10 अरब रुपए पानी पे खर्च कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? सर ज्यादा बेहतर तो ये भी था कि जिन लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं, 462 अरब करप्शन के इल्जामात हैं, सदर बना दिया कराची का। एक पर करप्शन के 5 अरब के इल्जामात थे, वो जो बाहर भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे, वापस आ गए, ताज पहना दिया आपने। जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं आप ताज पहना देते हैं उन्हें। देखिए जो करप्शन की जिनके ऊपर इल्जामात है उनकी जरूर जो ना उसकी सरकोबी होना चाहिए, जरूर उनकी जो रंगे हाथों अयान अली मॉडल पकड़ी गई उनको भी ताज पहनाया आप लोगों ने। किसको ताज पहना है? अली को तो किसी ने ताज नहीं पहना है। किसने आपको गलत खबर दी है? अच्छा गलत खबर दी है सर, आप वकील हैं उसके और आप भी ये बात कर रहे हैं।
नहीं मुझे तो पता है ना, किसी ने ताज नहीं पहना है। सच बोले ना सर, गलत टीवी पे आज तो बता दें आप आपको किसी ने गलत नहीं, वो टीवी पे आपको क्यों बताएंगे, समझे ना। टीवी पे नहीं बताना जरा, ठीक चीजों ठीक में है, सब में पर्सनली आप बताएंगे सवाल आप, कर ठीक। रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उसको तो किसी ने ताज नहीं पहना है। अरे और इस पर आ जाएं, इस पर आ जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि जैसे पीपी का चेयरमैन सेनेट बनाया है, इसी तरह वजीर आजम भी बनाकर दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो आप तो चेयरमैन सेनेट तो सर आवाम तो मुंतखब नहीं करते ना, कि आप कहें कि जी आवाम वोट दे देंगे। नहीं, तो आवाम ने हमारे सेनेटर बनाए, तो जिस हमारी तरह सेनेटर असम्बली बिकते हैं, आप समझ चेयरमैन रहे हैं कि बनाए। कौमी असम्बली के अरकान भी आप इस तरह खरीदेंगे और देखो बनाएंगे मेरी बात वज़ीर सुनो, आज़म। आपको 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 पीपल्स पार्टी का हर आदमी बिकता हुआ नजर आ रहा है। कल मुस्लिम लीग नून का रहनुमा से एक मरतबा मैंने बात की थी किसी चैनल पे, मैंने कहा आपका एक मैंने थे असीम बलोच साहब, वो भी हमारे पास आ गए, कह रहे आपने खरीद लिया है। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो आप बाकी जो आपके लोग है वो उनको आप फरोख्त होने से बचा ले। आपकी हुमायूं खान किमाड़ी कहती है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे पीपल्स पार्टी में आने के लिए, आइंदा का टिकट मांगने के लिए। आप रोको। मैं तो अच्छा, आपको नाम भी खबर ले ब्रेक दिया आपने, करूं। अच्छी बात है। शफी जामोद का नाम भी ले दें, वो भी शायद राब्ते में आपसे। बिल्कुल 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 शफी जामुर भी, ये भी है, ये आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट की जो है कंडीशन रख रहे हैं। रोक लो अपने लोगों को, अच्छा, अपने जो ये आपके तमाम लोग लोग हैं। जो आपकी पार्टी में मंतखब साहब आ रहे हैं, ये आप समझते हैं कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं? तो इसकी वजह क्या है? एक आदमी वफाकी वजीर ताकि बलोच वो वफाकी वजारत छोड़ के अपोजिशन में आके सिर्फ एक सिंपल से एमएनए है, तो इससे बढ़ के और क्या है? एक आदमी एमएनए बनने को तरजीह दे रहे हैं। तो सर बताइए ना, ये अवाम को भी बताइए। ये तो एमएनए और एमपी आपकी पार्टी में आ रहे हैं ना, ताकि अवाम भी जोक दर जोक शामिल हो। दो तीन चीजें बता दिए कि ये कारनामे कारहाय नुमाया सरंजाम आप लोगों ने दिए हैं, जिसकी वजह से अवाम को भी चाहिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। मैं ये चीज ये कर रहा हूँ कि अवाम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अवाम से भी दरखास्त कर रहा हूँ कि ये आपने लोटे मुंतखब की, अभी आपने मुझे उस बात पर कहने पे मजबूर कर दिए कि ये आपने मुंतखब किया, उसको रख के रखे। हुमायूं खान बदनाम जमाना जो है, एक करप्ट आदमी है, वो एड़ी चोटी का सिफारिशियां लगा रहा है पीपल्स पार्टी में आने के लिए। रोक सके तो रोक सको। सर आज आप उसे बदनाम जमाना फरमा रहे हैं, कल वो आपकी पार्टी में होगा, आज आप बदनाम जमाना फरमा रहे हैं। कल मेरी पार्टी में होगा तो मैं डट के उस वक्त भी मुखालफत करूंगा। आज उसके करप्शन को मुखालफत करूंगा कि इसका एहतजाजन आप पार्टी छोड़ भी सकते हैं उनकी मुखालफत में। मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं डट के मुकाबला करूंगा। मैं एक लोटे की वजह से क्यों पार्टी छोड़ूंगा? मैं तो इनका इख्तियार बता रहा हूँ कि एक शख्स जो चाइनक में चाय बेच रहा था प्लाजो के अंदर, आज उनके 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट है। आज ये क्या मिसालें आप दे रहे हैं सर? चाय बेच रहा था, कोई सिनेमा का टिकट बेचता था, क्या बात कर रहे हैं? कोई टिकट विले करता था। ये तमाम बातें ना करें माजी के हवाले से। मुंतखब जाहिर है अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया, बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदखेल माजी के हवाले से बातें करें, कुछ रहनुमाओं के बारे में। जाहिर है इस तरह के कमेंट्स कम अज़ कम हमारे इस चैनल से प्लेटफॉर्म, बहुत शुक्रिया एक बार फिर कादिर खान मंदखेल। हम बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी पर जो धुआंधार तकारीर वहाँ हुई हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह वहाँ खिताब किया है और तनकीदों के जो तीर बरसाए हैं, उस पर हम बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बात करें कि सिर्फ आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की नहीं होती, बाकी मामलात को इतना क्यों छेड़ा जाता है। अब हम बात करेंगे कराची की 2.5 करोड़ आवाम के लिए मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं। इस पर तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और बात करेंगे कराची की 2.5 करोड़ आवाम के लिए मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है। बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ, आवाम ज़रूर सरापा एहतजाज, लेकिन अगर हम सियासी जमातों की बात करें जिन्होंने जो वोट लेकर मुंतखब हुए हैं नुमाइंदे, उनकी बात करें तो उनका एहतजाज हमें नज़र नहीं आता। अब बात कभी कभार ज़रूर की जाती है, लेकिन जिस तरह एहतजाज होना चाहिए इस तरह एहतजाज क्यों नहीं होता, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि KAC जब नाम था तो क्या आवाम को बेनिफिट हासिल था, उसके बाद निजकारी की कि इलेक्ट्रिक नाम तब्दील करने से क्या कारकर्दगी बेहतर हुई है, या जिस हम निजकारी से फ़ायदा हुआ है आवाम को या नुकसान हुआ है, इस पर बात करेंगे। और क्या इलेक्ट्रिक के ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज जो किया उस हवाले से बात करेंगे। जो इस्लामी ने वहाँ पर शेलिंग भी की और जिस तरह डंडे बरसाए गए, काफ़ी सारे कारकुनान उनके ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उस पर इंतज़ामिया ने ये कहा कि शारा फैसल पर हमने मना किया था, इजाज़त नहीं दी थी, उसके बावजूद एहतजाजी कैम्प वहाँ क्यों लगाया गया। दफ़ा 144 भी नाफिज़ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी के इमरान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
इमरान शाह साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुझे कि गुज़िश्ता दिनों जो एहतजाज किया आप लोगों ने, जिस पर शेलिंग भी की और वाटर कैनन के ज़रिए पानी भी फेंका गया, आप लोगों पर रहनुमा गिरफ्तार भी हुए, आपके तमाम रिहा हो चुके हैं अब आपके लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तमाम लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे जख्मी 5 कारकुनान हैं, जिनमें से 2 की हालत खासी क्रिटिकल है, वो अभी तक जो है वो मौत और ज़िंदगी की कशमकश के अंदर अस्पताल में मौजूद हैं। तो सर, इसमें हुकूमती नुमाइंदे कुछ पहुंचे हैं जिन्होंने विजिट किया हो या दाद रसी की हो जख्मियों की? जी जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है वो उसी दिन जमात इस्लामी के दफ्तर इदारा नूर हक में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इन तमाम वाक़यात पे न सिर्फ माज़रत की थी, बल्कि उन्होंने अपनी जो है वो तमाम तरह हमदर्दी का भी इज़हार अच्छा, किया था। इस पर पूछना ही चाह रहा हूँ इमरान शाहिद साहब कि उन्होंने माजरत की अपने रवैये पर, या क्योंकि कहना यह है इंतज़ामिया का, एक दफ़ा 144 नाफिज है और शाहराह फैसल पर जो कैंप लगाया गया था वो कहते हैं गैर कानूनी कैंप था वो। देखें, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर, जो अपने आप को जमहूरी पार्टी भी कहती है। वही गोरे गोरे जिस वक्त हमें गुलाम बना के रखा था, वही दिफा 144 जिसका इस्तेमाल किया जाता था, नाम जमहूरी, और ये इस्तेमाल करके एक जमहूरी हक जो जमात इस्लामी का जमहूरी हक है और एक हर एक शहरी का जो है जमहूरी हक है कि वो किसी भी बात पे जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं इमरान शाहिद साहब, कानून की बालादस्ती के लिए ज़ाहिर कानून तो हरकत में आएगा ना? जी जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा कानून है कि धरने का ऐलान जो है वो शाम 5 बजे का है, शाहरा फैसल नर्सरी का है, और जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर को और हाफिज नईमुर रहमान साहब को, उसके जो अमीर हैं, 3 बजे आके पूरे दफ्तर का घेराव कर लिया जाता है और तमाम वहाँ पे हर आने और जाने वाले शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म का कानून है? धरना तो यहाँ नहीं हो रहा था, धरना तो जमात इस्लामी के दफ्तर पर नहीं होता, यहाँ पे जो है वो पूरी जो है वो वैन लेकर आ गए जिसमें कैदियों को लेकर जाया जाता है। लेकिन उस पर तो आपने कहा ना इमरान शाहिद साहब के नासिर शाह साहब आए थे और उन्होंने माजरत भी की है इस पर। जी जी, लेकिन शाहराह फैसल पर धरना देना किस तरह सूदमंद लगता है आपको? देखें पूरा शहर देखें डिस्टर्ब नहीं होता इससे? क्योंकि मेन शाहरा है ये कराची की। देखें इसकी वजाहत 12 जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कर चुके हैं और हमने भी जो है जब इसका ऐलान किया था, जब इंतजामिया हमसे बात कर रही थी, हमने कहा कि हम शाहराह फैसल के ऊपर जो है वो जो उसका फुटपाथ है, नर्सरी का जो स्टॉप है, वहाँ कैंप लगा के साइड पे हम जो है वो धरना देना चाह रहे हैं वहाँ पे, ताकि जितना भी ट्रैफिक है वो इन मजालिम पर वो भी जो है वो देख सके। लेकिन इंतजामिया ने जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके उसको जो है इशू को किसी और तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप जो है इस बात पे ये प्रोग्राम होना चाहिए, इस बात पे ये सवाल होना चाहिए कि आखिर जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो क्या बात कर रही है। आपको भी जो है इस पे बात करनी चाहिए। मुझे हैरानगी है नहीं नहीं, मैं सर बात ये को जो है वो दबा रहे हैं। नहीं नहीं, इशू को नहीं दबा रहे, इशू को नहीं दबा रहे। क्या इलेक्ट्रिक की सब क्या, देखिए आखिर जमात इस्लामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। इमरान शाहिद साहब, आपने गालबन पिछले हमारे प्रोग्राम नहीं देखे इसलिए बात कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक के हवाले से जितने प्रोग्राम हम करते हैं किसी चैनल पर नजर नहीं आएगा आपको। उसकी वजूहत ये है कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों से जो ओवर बिलिंग की मद में 62 अरब लूटे, उस पर बारहा गुफ्तगू की हमने। साजुल साहब का इंटरव्यू किया, उस पर भी हमने बात की थी और हमने बार बार बात ये भी कर रहे हैं कि सिवाय जमात इस्लाम, आपने इंटरव्यू गालबन मेरा सुना नहीं है, उसमें मैंने कहा कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं सिवाय जमात इस्लामी के? बाकी लोग जो वोट जो लेकर के असम्बली में पहुंचते हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, मैं तो इसी बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। और इस पे भी जो हम 7 तारीख को भी जो हम धरना देने जा रहे हैं वो केया इलेक्ट्रिक के मरकजी जो दफ्तर है, जो हेड ऑफिस है वहाँ पे, और हम ये ऐलान कर रहे हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ये पुरअमन धरना होगा। इससे पहले भी हमने 31 मार्च को था, उसके अगले दिन हमने 50 मुकामात पर धरना किया, कोई एक पत्थर और कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। हमने जिस तरह से बात की थी उसी तरह हमने जो है वो धरना किया और इसी तरह इंशाल्लाह। अच्छा, इस पर यही बात मैं कर रहा हूँ कि सार्फिन से जो ओवर बिलिंग के जरिए भारी रकम बटोर रही है क्या इलेक्ट्रिक, पर हम बात कर रहे हैं, आप एहतजाज भी कर रहे हैं। कारखानों की बिजली मुनक़ता करके आवाम को बेरोजगार भी क्या इलेक्ट्रिक कर रही है, इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ ये बता दीजिए आपको क्यों, आपका खासतौर पर आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं लूँ इस तरह कि बाकी जमातें क्यों खामोश हैं, बाकी सियासी जमातें जिन्होंने यहाँ से वोट लिया है? जी, मैं जैसे इसमें जो है अगर हम इसकी तारीख पे जाएं, जिस वक्त इसको जो है वो पहली मरतबा जो है वो इसकी निस्कारी की गई थी, उस वक्त भी जमात इस्लामी ने खासा शोर किया था कि ये KESC 100 साल पुराना इदारा है और ये स्ट्रेटेजिक एसेट है
اس کو آپ اس طرح کی نجکاری نہیں کر سکتے. اس وقت مشرف صاحب اور ان کے پارٹنر ان کی حلیف جماعت ایم کیو ایم جو ہے وہ میدان میں تھی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ اس کو بیچا جائے. تو اس میں جو پہلی مرتبہ 2005 میں الجمعیہ گروپ کو جو بیچا گیا تھا اس میں مشرف اور ایم کیو ایم کی تائید سے بیچا گیا تھا. اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ملازمت بھی دی گئی تھی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کو ابراج گروپ کو جب دیا جا رہا تھا اس وقت بھی جو ہے تو اس وجہ سے جو سندھ کے حقوق کے دعوے دار ہیں یا جو کراچی کے حقوق کے دعوے دار ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں اور جو ہے وہ کان اس پہ جو ہے وہ بند کر رکھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی مستقل اس پہ ایشو پہ بات کر رہی ہے لیکن نہ اس پہ ایم کیو ایم بول رہی ہے نہ اس پہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے. مختصر بیان ضرور آئے ہیں، مختصر بیان ضرور ہیں، لیکن یہ لگتا یہی ہے کہ جس طرح بار بار آپ لوگوں کے رہنماؤں کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ حکومتی نیپرا کی ملی بھگت سے کے الیکٹرک لوٹ رہا ہے عوام کو. بالکل بالکل. اس میں اس کو آپ کو بتا بھی دوں کہ جو ایک آپ کو بہت بڑی خبر میں یہ دے رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جو کے الیکٹرک کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ اس وقت کی جو موجودہ جو کراچی کے شہریوں کو ضرورت کے مطابق 2000 میگا واٹ ہے وہ اس کو بآسانی پورا کر سکتی ہے. یہ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو وفاق سے بھی 650 میگا واٹ لیتے ہیں لیکن انہوں نے دانستہ طور پہ اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے پلانٹ کو بند کیا ہوا ہے. اس کی مثال یہ جو بن قاسم کے 2 پلانٹ گزشتہ 3 سال سے انہوں نے بند کیے ہوئے. اگر آپ کو یاد ہوگا 2015 کے اندر رمضانوں میں جب شدید ہیٹ ویو اس شہر کے اندر آئی تھی تو جو ہے 5000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے. اس وقت اسمبلی میں بھی بڑا شروع ہوا تھا. تو نیپرا کی فیکٹس اینڈ ہیٹ اسٹروک کی بات کر رہے ہیں، بالکل درست ہے. اچھا اس پہ یہ بتائیے، فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی آئی تھی تو انہوں نے بھی انہوں نے یہ باضابطہ تحریری رپورٹ ہے نیپرا کی کہ کے الیکٹرک کراچی کے شہریوں کی اموات کا ذمہ دار ہے. جس وقت ہیٹ ویو شہر میں تھی کے الیکٹرک نے دانستہ اس وقت بھی اپنے پلانٹس بند کیے ہوئے تھے. تو یہ کس قسم کی اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے عمران شاہد صاحب؟ 7 تاریخ کو پھر آپ احتجاج کریں گے ظاہر ہے کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر. دیکھیں ہم جتنے بھی جمہوری دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن دائر کی، آپ نے سنوائی وہاں بھی نہیں ہو رہی، لگتا یہی مجھے. ہم نے جو ہے وہ نیپرا کے اندر گئے. نیپرا کے اجلاس کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے شہریوں کے اس مسئلے کو رکھا ہے اور یہ جو ہے وہ یہ سوال کیا ہے کہ اور جس میں 2 چیزوں کو تو بہرحال انہوں نے جو ملٹی ایئر ٹیرف پیش کیا اس میں انہوں نے اس جماعت اسلامی کے جو 2 کئی ایشو تو ہم نے کئی اٹھائے تھے جس میں 2 کو ایڈریس کر دیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ میٹر کی قیمت ہم سے جب وصول کر لیتے ہیں تو وہ رینٹ کس بات کا لے رہے ہیں، یہ ناجائز میٹر رینٹ ہے. اسی طرح بینک چارجز جو ٹیرف کے اندر اس کی کاسٹ آلریڈی شامل تھی تو یہ جو ہے وہ ڈبل بینک چارجز کیوں جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. تو نیپرا نے ان کو یہ تو پابند کر دیا کہ بھائی آئندہ سے جو ہے نا یہ نہیں لیے جائیں گے. تو لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس مد کے اندر جو ہے وہ 11 ارب میٹر رینٹ کے حوالے سے اور جو ہے وہ ڈبل بینک چارجز کے 13 ارب یہ جو ہے وہ واپس کراچی کے. سر آپ حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم بھی بار بار عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی کیا کرنی نہیں چاہیے کہ اگر ہم کے ایس سی کا موقف بھی لیتے ہیں کہ الیکٹرک کا تو وہاں سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جنہوں غیر قانونی جو کنیکشنز لیے ہوئے ہیں لوگوں نے اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ بھی اس پر بھی کیا خیال ہے آپ کا، آپ کی جماعت کا بھی، کہ اس حوالے سے بھی عوام میں آگاہی دیں، انہیں شعور دیں کہ بھائی یہ بھی غلط ہے؟ دیکھیں میں بہت ہی جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں تو جو ہے یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بجلی چوری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں بجلی چوری جو ہے وہ اس وقت مسئلہ نہیں ہے. یہ بجلی کے جو ہے ان کا عملہ ہی جو ہے وہ کنڈے بھی لگاتا ہے. اگر آپ جو ہے نا اس بات کا جائزہ لیں جو یہ جو جسے یہ قانونی کنڈے کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو شو نہیں کرتے. یعنی یہ بھی تو جو ہے وہ ان کا عملہ خود کنڈے لگاتا ہے اور اس پورے شہر کو انہوں نے بجلی چور جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی ریٹ کہاں چلی گئی؟ نیپرا کے سر اصل مسائل جو ہیں نا جس پر ہم اگلے سیگمنٹ میں گفتگو بھی کریں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. عوام کے حقیقی مسائل تو یہی ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، شہر قائد میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ حقیقی مسائل ہیں. لیکن ان سے صرف نظر کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتا حکومتی یا سیاسی کوئی رہنما. آپ کی جانب سے اگر گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے تو بہت اچھی بات ہے، سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اس بات کو. یہ ایسی بات نہیں ہے، اس مسئلے کو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے تو ظاہر عوام ساتھ ہیں آپ کے، کیونکہ ظاہر حقیقی جو عوامی مسائل ہیں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ان سے کیوں صرف نظر کیا جاتا ہے؟ اچھا تھوڑا جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے، جس طرح خاص طور پر میں نے ذکر کیا کچرے کے حوالے سے، وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بات کی. یہاں اگر ہم کچرے کی ہم بات کرتے ہیں شہر قائد کے حوالے سے تو پھر وسائل اور مسائل کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اختیارات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟
دیکھیں جماعت اسلامی کا اس وقت بہت واضح موقف ہے. جماعت اسلامی نے عملی طور پہ, اگر آپ کو یاد ہو, سٹی ناظرین جب نعمت اللہ خان تھے اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے صوبائی وزیر بلدیات ایم کیو ایم سے اوپر صوبائی حکومت کے اندر یہ تھے. اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے تمام اختیارات بلکہ فنڈ کو روک رکھا تھا. اس وقت بھی نعمت اللہ خان نے 4 ارب کے بجٹ کو 42 ارب بلا کسی نیا ٹیکس لگائے بغیر 42 ارب تک پہنچا دیا تھا. تو انہوں نے کام کر کے بھی دکھایا اور بجٹ کو جو ہے 42 ارب تک بھی پہنچایا, اور آج تک لوگ جو ہے اس تاریخی دور کو یاد رکھتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال تھی اس وقت بھی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمت نہیں آ رہی. ہم یہ ان سے سوال کرتے ہیں, ان کے جو 60,000 ملازمین ہیں جو کہ گھوس ملازمین بنے ہوئے ہیں, یہ ان کو میدان میں کیوں نہیں لاتے؟ کچرا اٹھانے کے لیے تو کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ہے شہر کے اندر وہ منظرنامہ دیکھا ہوگا. سر وسائل تو چاہیے نا, گاڑیاں نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, پرانی گاڑیاں وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ چل نہیں سکتی. میں اسی گاڑیوں کی طرف آ رہا ہوں. اس شہر کے اندر ابھی پچھلے انتخابات تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلدیہ تو اس وقت بھی نہیں تھی, تو آپ نے پورے شہر کے اندر جو ہے وہ بلدیہ کی ساری گاڑیاں جو ہے وہ اسنارکلز اور سب پہ جو ہے وہ پارٹی پرچم کس تنظیم نے لگائے تھے؟ اسی تنظیم نے لگائے تھے. اس وقت کہاں سے اختیارات آ گئے تھے؟ اس وقت تو بلدیہ بھی نہیں تھی. اس وقت کہاں سے جو ہے یہ انہوں نے بلدیاتی پورا بلدیاتی عملہ ان کا ہے. لیکن عمران شاہ صاحب, تنقید برا تنقید سے مسائل عوام کے تو حل نہیں ہو رہے. عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں. آج بھی گڑھی خدا بخش میں دھواں تقاریر ہوئی ہیں, عوامی مسائل پہ کوئی گفتگو نہیں کی گئی. اس تنقید برائے تنقید کا جو ہمارے سلسلہ ہے, دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا, ہم تو وہی حقیقت بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم اس چیز سر کو سولوشن بھی دینا, حل بتائیے عوام کو کہ بھئی یہ حل ہے, آپ کے مسائل یہ مسائل ہیں حقیقی, اور یہ ان کا حل ہے. جی جیسے میں نے بجلی کے حوالے سے بتایا, بجلی کے حوالے سے جو بھی اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. جو 6 ارب ماہانہ جو اس کے کراچی کے شہریوں کو اوور بلنگ ہو رہی ہے, اس کا نہ صرف ان کے اوپر جو ہے اس کو روکنا چاہیے بلکہ سزا ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا 7 تاریخ کو جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, 7 اپریل کو کیا الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر, تو احتجاج کتنی دیر جاری رہے گا؟ کیا لائے عمل اپنایا آپ لوگوں نے؟ احتجاج کے اسٹارٹ ہونے کا ٹائم تو ہے, ختم ہونے کا کوئی وقت ابھی طے نہیں ہوا ہے. یعنی غیر معینہ مدت تک چل سکتا ہے؟ جی بالکل, غیر معینہ مدت تک جو ہے یہ احتجاج جاری رہے گا. بہت شکریہ. عمران شاہد رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ 7 اپریل کو ایک بار پھر احتجاج کے الیکٹرک کے خلاف کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ عوام رہائی روڈ سے بھی زائد آبادی ہے کراچی کے, لیے سننے والا کوئی نہیں ہے, ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے, عوام کی جو حقیقی مسائل ہیں اس پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے احتجاج کیا, اور حکومتی رویہ وہ ہم سب کے سامنے ہے, کیونکہ ہم گفتگو بار بار یہی کر رہے ہیں. حکومت نیپرا کی ملی بھگت ہے, جس کی وجہ سے کہ الیکٹرک یہ تمام چیزیں ظاہر لوٹ کھسوٹ اور جس طرح صارفین سے زائد اور بلنگ وصول کی جا رہی ہے, اس میں اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو نیپرا اور حکومتی ملی بھگت کی وجہ سے. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے عوام کے حقیقی مسائل اور حکمرانوں کا جو رویہ ہے, اس پر گفتگو ہم کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے عوام کے حقیقی مسائل اور حکمرانوں کا رویہ. مہنگائی, غربت اور بیروزگاری کے ہاتھوں پریشان حال عوام ہیں, جبکہ سیاسی جماعتیں عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پر آواز کیوں بلند نہیں کرتی؟ عوام کے حقیقی مسائل پر اب تک کوئی دھرنا کیوں نہیں دیا؟ 2013 کے الیکشن کے بعد سے دھرنے ضرور ہوئے ہیں, لیکن عوام کے حقیقی مسائل پر کسی نے کوئی بات نہیں کی. پاناما ایشوز پر بات بارہا ہوتی رہی ہے, اسامہ بن لادن کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے, اس سے ناکانی کے معاملے پر بات ہوتی رہی, لیکن عوام کی جو حقیقی مسائل ہیں اس پر گفتگو کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ان کا حل کیا ہے عوامی مسائل کا؟ کیونکہ عوامی نمائندے جنہوں نے ووٹ لیا تھا وہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کا جو عجیب و غریب رویہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہاں سر, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امن اللہ خان پراچا, پاک مسلم الائنس کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ. سر آپ سینئر سیاستدان ہیں, ذرا یہ تو بتائیے کہ عوامی حقیقی مسائل کچھ اور ہیں, جبکہ حکمران بات جو کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر, وہ دوسرے مسائل میں الجھا کے رکھتے ہیں. تو عوام کے حقیقی مسائل سے صرف نظر کیوں کرتے ہیں؟ ایسا آخر ہوتا کیوں کہ جن عوام نے ووٹ دے کر کے انہیں اسمبلی میں بھیجا ہے, وہاں جا کر اس پہ گفتگو نہیں ہوتی؟ دراصل بہت بہت شکریہ علی سرور صاحب, آپ کی میں گفتگو ابھی بھی سن رہا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے سنی. جی, مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے, کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو ہمارا اشرفیہ ہے یا وہ ہمارا طبقہ جو سیاست کر رہا ہے اس ملک میں, وہ
जानबूझ के अवाम को इन मसाइल में उलझाए रखना चाहता है। अब तो कौम का ये हाल है कि कौम को डॉक्टर के नश्तर और डाकू के खंजर का फर्क तक भूल चुकी है। उन्हें जिनको ये अपना मसीहा समझते थे, आज वो समझते हैं कि वो खुद तो सोने का दवाला लेते हैं और अवाम के लिए जो जहरीली गोली है वो भी उनको नहीं देना चाहते। रिट का ये आलम है, रियासत की रिट का ये आलम है कि यहाँ जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, इंसाफ दिखता है और कानून के मुआवजों के हाथों ये आलम है कि यहाँ इज्जतें नीलाम हो रही हैं। कानून ताकतवर के लिए मोम बना हुआ है और आप ये देखें कि जो गरीब आदमी है उसके लिए आईनी शिकंजा है। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स ने रोटी चोरी की और वो उसको पुलिस ने सारी रात रखा और सुबह उसको अदालत में पेश किया तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि किस जुर्म में बंद किया। उसने कहा जनाब इसने रात को रोटी तंदूर से चोरी करके भागा। कितना जुल्म है, वो मजबूरन उससे रोटी चोरी सर, इसने सिर्फ रोटी चोरी की थी ना सर। जिन्होंने 5 अरब लूटे थे उन्हें तो सोने का ताज पहनाया जाता है। जिन्होंने 462 अरब रुपए करप्शन का जिन पर इल्जाम है, ये मुर्गी चोरों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो अरबों की करप्शन करें और उसके बाद बाहर आराम से फिरें। उनको कोई परवाह नहीं है। अदालत के अंदर भी उनकी जमानतों को गैर मुइना मुद्दत के लिए रख दिया जाता है। हम तो प्राचा साहब ये फिर हैरानगी की बात ये है कि इलेक्शन होते हैं, अवाम फिर इन्हें ही मुंतखब करती है, ऐसा क्यों होता है? वजह यह है कि वो गंदों में देखते हैं कौन सा कमतर गंदा है। ये मोरूसी सियासत जब तक खत्म नहीं होगी भाई, बारहा आपके प्रोग्राम में भी, बारहा जलसे जुलूसों में भी। सर लेकिन मोरूसी सियासत कहाँ नहीं है? मोरूसी सियासत हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी है, मोरूसी सियासत बांग्लादेश में भी है, मोरूसी सियासत श्रीलंका में भी है। देखिए मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपको। देखिए ये जो डीसी का कमिश्नर का निजाम है, अंग्रेज इस मुल्क में लेके आया था जब वो हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हुकूमत करती थी। अवाम को कंट्रोल करने के लिए हम जैसे हिंदुस्तानियों ने उस वक्त 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही फौजी इनको दिए थे, गोरों को। 3000 कुल गोरे थे इस पूरे मशरक़ी पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कहे, मौजूदा मगरबी पाकिस्तान और पूरे हिंदुस्तान भारत। सर गोरे का तालीमी निजाम जो दिया हुआ है, ऐसे तालीमी निजाम से तो क्लर्क ही पैदा होंगे ना सर अभी तक, इसलिए तो क्लर्क पैदा हो रहे हैं आज भी। जालमाना निजाम आज भी इस मुल्क पे कायम है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम को कंट्रोल करने के लिए, हुक्मरानों को कंट्रोल करने के कोई निजाम यहाँ नहीं है। वो हर किस्म की मादर पिदर आजाद सियासत करते हैं, मादर पिदर आजाद पैसे जब ले जाते हैं यहाँ से, इस मुल्क से बाहर जाके। सर अवाम आम आदमी का क्या कर सकता है? नहीं प्राचा साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं हुक्मरानों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। हुक्मरानों से बात की जाए वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट से बात करें तो वो कहते हैं जी हुक्मरानों के अंडर में हम लोग होते हैं, ये काम ही नहीं लेते हमसे। तो अवाम के हकीकी मसाइल तो बिल्कुल फिर हल नहीं हो रहे ना सर, एक दूसरे में सिर्फ तनकीद हो रही है। जिंदगी में हल नहीं होंगे जब तक इस मुल्क में वो सियासतदान चाहिए जो बेरहमाना एहतसाब करे। ये लोग तो आप तो इनकलाब की तरफ बात कर रहे हैं अवाम के प्राचा साहब, आप तो इनकलाब की बात कर रहे हैं। देखिए यकीन करें आज ये हाल है, आप यकीन करें लोगों का ये हाल है, हमारे माशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं है। यकीन करें जो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आप मेरा यकीन रखें, सफेद पोश आदमी तो बेचारा घर से जो है ना वो सफेद कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलता है, उसके घर में 7-7 4 दुरुस्त है आपकी बात, दुरुस्त है आपकी बात। मैं गरीब आदमी जो है ना वो तो फकीर आदमी, वो तो हाथ फैला के अपनी जरूरत पूरी करता है। सर हम बात कर रहे थे कि मार्च में, सुने जी मार्च में 90% अवाम जो है वो सफेद पोश है, उसका क्या हाल है? वो बेचारा किसी के सामने हाथ फैलाने से रह गया। नौकरियों का ये आलम है कि अखबारात में इश्तिहार दिया जाता है, वो नौकरियां पहले से फिल कर दी जाती है, सिफारिश और रिश्वत के बगैर नौकरी नहीं मिलती। डिग्रियां बच्चे नौजवान लड़के, इसलिए तो ये मुल्क नहीं बना था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा सर ये बता दीजिए, अब महंगाई की अगर बात करते हैं तो सिर्फ मार्च में 5% तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। तो आपको क्या सोल्यूशन है सर इसका कि महंगाई को रोका जाए? क्यों हुक्मरान तो नाकाम नजर आते हैं, इसमें अवाम तो ज़ाहिर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है आप अंदाजा लगाएं। मैं छोटा सा आपको एक मैं चीज पेश करना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क की तरक्की का देखें, हमसे जो वो ममालिक जो किसी जमाने में इनकी जैसे कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, 4 ममालिक की एक्सपोर्ट मिला के पाकिस्तान के बराबर नहीं थी, वो दौर था। आज बांग्लादेश जैसा मुल्क की जो माशी तरक्की की शरह वो 6.3 है। मलेशिया के ज़र मुबादला का ज़ख़ायर पाकिस्तान से $500 मिलियन 500% ज्यादा है। सर इंडिया की बरामदात 300 अरब है, पाकिस्तान के 25 अरब है। पाकिस्तान सर दावे तो यहाँ डार साहब भी बहुत कर रहे हैं मईशत की मजबूती के, उसकी शरह जो है
8% और पाकिस्तान की 2.4 है। पराजा साहब लेकिन इसहाक डार साहब जिस तरह टेलीविजन पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान है। आप बजट मुझे बना के दिखाएं, एक मजदूर या आम नॉर्मल तबके वाले की तनख्वाह है जो उसमें 9-10 हज़ार रुपए में बजट नहीं बन सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जाता है तो पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है, कैसे वो पूरा करेगा गुजारा? तो फिर आप कहें कि करप्शन के क्या पोजीशन है? हमने ये मुल्क आसानी से तो हासिल नहीं किया, कुश्त और खून के दरिया पार करके हमने ये मुल्क हासिल किया। इसकी हिफाजत करना भी हर पाकिस्तानी का फर्ज है। लेकिन जो हुक्मरान आपने ऊपर बिठा रखे हैं, जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं, वही डाकू निकले तो अब क्या करेंगे? सर आपने खुद कहा कि अवाम के पास चॉइस कोई नहीं है। आप जैसे लोग जो ज़ाहिर सियासत में आए हैं खदमत के लिए, वो जब ज़ाहिर बिल्कुल घरों से निकलना बंद कर देंगे। आपकी अब जो जमात है पाक मुस्लिम अलायंस, उसके प्लेटफॉर्म से आप लोग कुछ कर रहे हैं सर अवाम की फलाह बहबूद के लिए? बिल्कुल, हम बिल्कुल अटल हैं और हमने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया बल्दियाती इंतखाबात में, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काफ़ी तादाद में कौंसलर, रूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जीते हैं। हमारे लोग इलाकों के लिए गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कोई ऐसे वडेरे या मोरूसी सियासतदान हमारी जमात में नहीं, हमने आम आदमियों को रखा है जिनके अंदर लोगों के दिल पे दर्द है। इसमें हमने ऐसे राजा साहब पिछले प्रोग्राम में मेरी आपकी जो गुफ्तगू हुई थी, भूख नहीं काटी। अपराध पिछले प्रोग्राम में हमने जो आपसे गुफ्तगू की थी उसमें मर्दमशुमारी, सोने का चमचा मुंह में लेके 300 400 किराए के घरों में रहते हैं, बड़े जिन्होंने कभी जिंदगी में लोड शेडिंग नहीं देखी, जिन्होंने इस मुल्क के स्कूलों में तालीम हासिल नहीं की, कॉलेजों में तालीम हासिल नहीं की, आप क्या समझते हैं इस मुल्क का मसला हल करेंगे? ये लोगों का काम है कि सोचें। तो सर फिर हमें ऐसे रहनुमा, ऐसी क़यादत, ऐसे लीडरशिप राजा साहब जो जिनका ताल्लुक आवाम से हो, जो हकीकी आवाम के मसाइल समझते हों, उनको मुंतखब आवाम जब करेंगे तब मसाइल हल होंगे। ये बताइए कि मर्दमशुमारी पर लास्ट प्रोग्राम में मेरी आपकी जो गुफ्तगू हुई थी, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, पिटीशन दायर की है, उस पर सिंध हुकूमत ने भी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आपकी पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? मैंने तो आपके सामने वाज़े रखा है, अखबार में बयान भी दिया है, हमारी पार्टी का इजलास भी हुआ है। हम समझ रहे हैं कि हमारी जमात के मेजॉरिटी है बिहारियों की, बंगालियों की, पख्तूनों की, माइनॉरिटी की। हमारे पास सारे कराची भर के लोग, पाकिस्तान भर के अंदर हमारे लोग आए, और हमने अभी ये 20 जमात की इत्तेहाद का इजलास हुआ इस्लामाबाद और लाहौर में, वहाँ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमारे लोगों को इस शहर में दीवार से लगाया गया है। यहाँ तक कितनी ज्यादती है कि मैंने अभी सर इसकी क्या गारंटी है? इत्तेहाद सर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में प्राचा साहब मादी जमान के कॉलम में मौजूद नहीं, इससे बड़ी तरफी क्या होगी? प्राचा साहब क्या होगा? प्राचा साहब पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 12 इत्तेहाद बने हैं, लेकिन उनका नाम उनकी मादी जबान का कॉलम ही नहीं है। सर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 12 इत्तेहाद बने हैं, बहुत सारी सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, लेकिन अवामी मसाइल जूं के तूं रहते हैं। इत्तेहाद बनते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अवामी मसाइल जूं के तूं रहते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? अवाम को जिस तरह तालीम से महरूम रखा गया है, शऊर की कमी कह लें आप, या कुछ और वजूहत भी हैं? सर अवाम बड़ी बाशऊर है, मैं पाकिस्तान की अवाम को बड़ा बाशऊर कहता हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क रियासत पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से छुड़ाया था। मुझे याद है एक तारीखी वाक़या है कि बलूचिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ ले गए। वहाँ एक बलोची जिसको उर्दू नहीं आती थी, और कायद आज़म साहब जो है उस वक्त अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे, वो उछल उछल के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अंग्रेज साहबी ने पूछा कि तुम्हें तो उर्दू नहीं आती, तुम अंग्रेजी में कायद आज़म। यकीन सर, यकीन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान पराचा, पाक मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन गुफ्तगू कर रहे थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान के अवाम के हुक्मरानों के रवैये के हवाले से। उन्होंने सही कहा, इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक इनकलाब नहीं आएगा, और जिस तरह अवाम के हकीकी मसाइल है ये हल नहीं हो सकते, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में जिन्हें अवाम ने वोट दे करके मुंतखब किया था, 4 साल इस हुकूमत को होने को आए हैं, लेकिन अवाम के हकीकी मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं है। और ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना निगहबान।